ये कल वाला न्यूमेरिकल रिज्यूम करेंगे अभी थोड़ी देर में। अदर सोर्स का चैप्टर निकालें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो इनकम किसी और हेड में नहीं गिरेगी, डेट विल फॉल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा जी, नौकरी करना। आवाज नहीं आ रही इस कमरे में, प्रोजेक्टर नहीं चल रहा। अच्छा जी, आवाज आ रही है तो बस फिलहाल सुनते रहें, प्रोजेक्टर चल जाएगा अभी। नौकरी करना फॉल करता है इनकम फ्रॉम सैलरी में, कारोबार करना फॉल करता है इनकम फ्रॉम बिजनेस में। बस मेरी बात सुनते रहें। अगर घर आपने किराए पे दे दिया तो ये फॉल करेगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। अगर आपने शेयर्स बेच दिए, ज्वेलरी बेच दी, प्रिंटिंग बेच दी, सिक्योरिटीज बेच दी, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दी, ये फॉल करेगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। तो ये डिफरेंट हेड्स हैं जिनके अंदर ये चीजें फॉल करती हैं। तो भाई चल पड़े उधर, ओके ठीक है। तो नौकरी करना सैलरी में, कारोबार करना इनकम फ्रॉम बिजनेस में, घर किराए पे देना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और शेयर्स बेचना, ज्वेलरी बेचना, सिक्योरिटीज बेचना, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचना इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। अब जो चीजें किसी भी हेड में नहीं गिरेंगी, दैट विल फॉल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम ऑफ एवरी काइंड रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर एनी अदर हेड। अगर ये किसी और हेड में नहीं जाएगी तो इट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो जो चीज किसी और हेड में नहीं जाएगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई चीज एग्जाम्प्ट है तो वो तो फिर एग्जाम्प्ट है, वो तो अदर सोर्स में भी नहीं जाएगी। तो इसमें पहली मिसाल है जी डिविडेंड इनकम। अच्छा, डिविडेंड को हमने पढ़ा था, ये है फाइनल टैक्स रिजीम में, और चैप्टर 4 के अंदर हमने डिविडेंड का सेक्शन पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था डिविडेंड के ऊपर रेट है 15%। और फिर इसमें आगे सेक्शन था सेक्शन 8, उसमें ये लिखा हुआ था कि दिस इनकम शेल नॉट फॉल अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। डिविडेंड किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं गिरेगा। लेकिन अनलकीली जब आप अदर सोर्स के चैप्टर में आए तो अदर सोर्स के चैप्टर के अंदर आप देखें डिविडेंड गिर रहा है किसी हेड ऑफ इनकम में, तो उधर वो मना कर रहा था। मैं आपके भाई को शिकायत लगाऊंगा। आपका बड़ा भाई भी सीए कर रहा है ना? अच्छा, तो इनके भाई को जानते हैं आप? अच्छा, तो डिविडेंड जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर फॉल करेगा या नहीं करेगा, ये सवाल है मेरा। इसके ऊपर जरा डिस्कशन सुन लें आज, फिर इसको नोट भी कर लीजिएगा अगर खामोश हो जाए तो। डिविडेंड इनकम अगर आपने पाकिस्तान से कमाया है, जैसे कि आपने बाटा के शेयर्स खरीद के बेच दिए, तो फिर डिविडेंड इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में गिरेगा। यानी इसके ऊपर फाइनल टैक्स रिजीम वाला रेट लगेगा 15%, जैसे कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। लेकिन अगर आप डिविडेंड बाहर के मुल्क की कंपनी से कमाएं, जैसे नाइकी शूज हैं, आपने बाहर के मुल्क की कंपनी के शेयर खरीदे और उन पे आपने डिविडेंड कमाया, ये डिविडेंड का मिलना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नॉर्मल टैक्स रिजीम में गिरेगा। तो यहां जो डिविडेंड है ना, वो फॉरेन वाला डिविडेंड है, यानी जो बाहर के मुल्क से आपने कमाया। क्योंकि जो पाकिस्तान से डिविडेंड आपने कमाया वो ऑलरेडी किस चैप्टर में कवर हो गया? चैप्टर 4 के अंदर। नोट कर, ये आप हाइब्रिड में अभी तक आ रहे हैं, मर्जी है, कोई पूछने वाला नहीं। वालदैन भी नहीं पूछते फोन करके कि चेक नहीं करते बेटा टाइम पे पहुंच रहा है, क्लास में नहीं पहुंच रहा, फिर दोबारा हाइब्रिड में एंट्रियां हो रही हैं। जी भाई, दूसरी क्लास में बैठ रहे हो, मैंने कह दिया बस हाइब्रिड क्लास में एंटर ना हुआ करें 9:20 के बाद। अच्छा, तो अगर पाकिस्तान से डिविडेंड कमा लें तो डिविडेंड पे क्या रेट लगेगा? 15%। लेकिन अगर बाहर के मुल्क से डिविडेंड कमाएं तो उस पर लगेगा टेबल 1 और 2, यानी नॉर्मल टैक्स रिजीम में अदर सोर्स में गिरेगा। ओके, बातें ना करें, बातें ना करें। तो पाकिस्तान सोर्स वाला डिविडेंड ऑलरेडी कवर है सेक्शन 5 में। तो हाउएवर इफ डिविडेंड रिसीव्ड इज फॉरेन सोर्स, तो इसको कहां डाल दें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये डायग्राम है जो सुस्ती से नोट कर रहे थे। अभी अभी भी हाइब्रिड क्लास में एंट्रेंस हो रही है। ये क्या, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। हद होती है, बद होती है। अच्छा,
तो 9:20 पे बंदे के होल उठने शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे होंगे। 9:21 तक तो जान निकलने लिए हो जाती है, पता नहीं 1 मिनट में क्या पढ़ा दिया होगा, वही पेपर में ना आ जाए। और शैतान भी धोखा दे रहा होता है। कोई नहीं, वो जो 1 मिनट में पढ़ाया वो 100 से 99 पे ही ले आएगा ना तुझे, और क्या होगा ज्यादा ज्यादा, या 80 से 79 पे ले आएगा। खैर है। अच्छा जी, तो रॉयल्टी, रॉयल्टी हमने पढ़ी थी ऑथर की, तो उसको हमने अदर सोर्स में आज बताया डालना है। उधर तो हमने ये पढ़ा था ना कि जो आपको रॉयल्टी मिलेगी वो आपको 3 सालों में इनकम में डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो आज हमने पढ़ा है कि वो जो रॉयल्टी ऑथर को मिलेगी वो किस साइड में जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। फिर भी अदर सोर्स में डाल दें। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम जैसे बैंक में किसी ने पैसे रखवाए वहां से। ओ भाईजान ब्लू शर्ट, यार तेरी मेहरबानी भाई, ये टाइम है तेरे क्लास में एंटर होने का। अब मैं कपड़ों के रंग बोला करूंगा, यही मेरे पास ऑप्शन बची है। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम, ये आपकी जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है या नहीं, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होनी है। आप भाई उसी क्लास में चले जाओ अगर देखना होता है ना। सेक्शन 7B, तो सेक्शन 7B इसी चैप्टर में एंड पे आ रहा है, तो उसमें हम डिटेल से देखेंगे इंटरेस्ट इनकम के बारे में। सुबह सुबह ही सी मिर्चें लग जाए तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। तो लेट्स कम ऑन सी। एक साहब है, उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाया। मिस्टर अंजुम पेड टैक्स अमाउंटिंग टू 28 मिलियन। 2016 का टैक्स 28 मिलियन जमा कराया। अगर टैक्स 28 मिलियन है तो कमाया पता नहीं 300-400 मिलियन कितना होगा। नहीं लगाऊंगा शायद, सीरियस हो जाओ। अच्छा, लेटर ऑन, परेशान बैठे हुए, लेटर ऑन बाद में ही रियलाइज दैट, उसको एहसास हुआ दैट ही हैज मेड एन एक्सेस पेमेंट ऑफ, बाद में उसको एहसास हुआ कि उसने 8 मिलियन एक्सेस पे कर दिया, उसने ज्यादा पे कर दिया। यानी शहबाज शरीफ की मोहब्बत में उसे पता ही नहीं चला 8 मिलियन जेब से निकल गया, और 28 मिलियन टैक्स दे दिया, उसमें 8 मिलियन एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया, ज्यादा टैक्स दे दिया। देयरफॉर ही फाइल्ड द रिफंड एप्लीकेशन। फिर वो गया और उसने जाके हमजा के साथ जारी डाली, और हमजा को कहा अबू को कहो यार मुझे ना 8 मिलियन वापस कर दें। पता है ना इन लोगों में नाम नू आपको, तो नाम ही ना बताऊं। टैक्स अथॉरिटीज एग्रीड, एफबीआर वालों ने कहा ठीक है बबलू आजा, हम मानते हैं, टू मेक रिफंड, हम आपको रिफंड वापस, पैसे वापस कर देंगे। आपको पता है रिफंड इतनी आसानी से तो मिलते कोई नहीं, तू बाल सेट कर ले। तो टू मेक रिफंड, दो दो कर रहे थे, दोनों रुक गए, माशाल्लाह गुड हो गया, एक 30 से 2। अच्छा जी, हाउएवर द रिफंड वाज डिलेड, लेकिन रिफंड क्या हो गया, डिले हो गया। रिफंड डिले हो गया और एफबीआर वालों ने कहा भाईजान हम आपको इंशाल्लाह दे देंगे पैसे। आप फिर गए, इंशाल्लाह दे रहे हैं, आप पहुंचे इंशाल्लाह, चेक आपके पहुंचने से पहले भी नहीं पहुंचेगा, आप पहुंचे घर। हाउएवर द रिफंड वाज डिलेड, टैक्स वालों ने रिफंड डिले कर दिया। एंड नतीजा तन, तन मन धन, एंड नतीजा तन अंजुम रिसीव्ड 8 पॉइंट, भाईजान इसमें ऊपर का माल कितना है, 0.4 मिलियन। मांगा कितना था, मिला कितना, 0.4 एक्स्ट्रा मिला, 0.4 ज्यादा मिला। ये लेट पेमेंट का सरचार्ज समझ लें, इंटरेस्ट समझ लें, जो मर्जी समझ लें, ये एफबीआर की तरफ से मिला है, ये एफबीआर की तरफ से मिला है। और किसको मिला है, टैक्स पेयर को, टैक्स पेयर को एफबीआर की तरफ से मिला है। ये जो 0.4 है ना, इसको कहते हैं एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड के ऊपर एडिशनल पेमेंट एनालिसिस। 0.4 मिलियन दैट इज पेड इन एक्सेस ऑफ 0.4 मिलियन जो 8 मिलियन के साथ ऊपर का मिला विल बी ट्रीटेड एज एडिशनल पेमेंट ऑन, ये डिलेड रिफंड पे एडिशनल पेमेंट समझी जाएगी, एंड इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। असल में आप ये ना पूछिएगा कि 8 मिलियन कहां जाएगा, 8 मिलियन तो उसका अपना पैसा था ना, उसके घर में पड़ा हुआ था, गलती से हुकूमत के पास चला गया, वो वापस आ गया। अब 8 मिलियन को तो किसी इनकम में ना डालें, बेचारे को अपना पैसा वापस मिल गया। तो आपके पैसे गुम हुए हुए कहीं से मिल जाए तो ये इनकम तो नहीं है, ये इनकम तो नहीं है, ये बस कहीं से गुम हो गए थे, मिल गए बस, ठीक है, किसी इनकम में डाल के इस पे आप टैक्स ले रहे हो, ये तो मुनासिब नहीं है। तो इसे 8 मिलियन कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ क्या जाएगा, जो 8 मिलियन की लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट या डिफॉल्ट जो जो सरचार्ज आपको ऊपर के पैसे मिले हैं, दैट विल बी योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसने क्या लिखा हुआ है, डिलेड रिफंड, ना 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 ना, एडिशनल पेमेंट ऑन, व्हाट इज डिलेड रिफंड, 8 मिलियन, व्हाट इज एडिशनल पेमेंट ऑन दैट, इसका क्या मतलब है, अंडर एनी टैक्स लॉ, अंडर एनी टैक्स लॉ। भाई ये जरूरी नहीं है कि इनकम टैक्स आपको वापस मिले, हो सकता है आपने सेल्स टैक्स ज्यादा जमा करा दिया हो, वो आपको लेट वापस मिले, हो सकता है आपने कस्टम ड्यूटी लेट जमा करवा दी हो, वो आपको वापस मिले, कोई भी चीज आपको लेट वापस मिले, सो दैट विल बी योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो उस पर डिलेड रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट मिला। ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट की मिसाल पड़ी हुई है कोई? अब मैं आपको एक पिछले चैप्टर में इसलिए लेके जा रहा हूं कि मैं आपको उसकी एक मिसाल दिखा सकूं, जो मैंने सेक्शन 15A के अंदर आपको ऑलरेडी लिखवाई हुई है और आपने कई दफा घर में जाके शायद पढ़ी भी हो। ये मिसाल जरा पढ़ लें।
जी, कहानी कुछ ऐसी थी कि ये लाल कलर की लैंड वसीम अकरम की थी। शाहिद अफरीदी ने इस पर घर तामीर किया था। जब शाहिद अफरीदी ने इस पर घर तामीर किया था तो शाहिद अफरीदी ने इस घर को किराए पे दे दिया था सरासिफ को। अब शाहिद अफरीदी को सरासिफ से किराया आ रहा था और शाहिद अफरीदी वसीम अकरम को ग्राउंड का रेंट दे रहा था। ये ग्राउंड का रेंट हमने पढ़ा था कि शाहिद अफरीदी की किताबों में खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत है। तो मैं याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है ये बात आप लोगों से की थी। ये मैं कोई होम ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा जिसमें ये एग्जांपल नोट किया। अच्छा, नेक्स्ट अगली बात। आज मेरा सवाल यह है कि वसीम अकरम के जूते पहने, आंखें बंद करें, जूते पहने वसीम अकरम। वसीम अकरम को बताएं कितने पैसे आए? 30,000 रुपया। वसीम अकरम को ये सिर्फ लैंड का रेंट आ रहा होगा ना, वसीम अकरम ने तो घर नहीं बनाया। वसीम अकरम को सिर्फ किसका रेंट आ रहा होगा? ये जो लैंड का रेंट आ रहा है ना, ये जो लैंड का रेंट आ रहा है, ये वाली जो लैंड है, ये वाली जो लैंड है, ये वाली लैंड से हम खेल रहे हैं। ये जो, अच्छा वापस ले आए, वो तो घर गिर जाएगा। ये जो लैंड का रेंट आ रहा है ना, दैट विल बी द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ वसीम अकरम। ये वसीम अकरम की इनकम फ्रॉम। किसी के जहन में ये ना है कि लैंड का किराया तो प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ा था, वो मैं बात अभी करता हूं, वो मैं बात अभी बाद में करता हूं। ये जो ग्राउंड का रेंट मिल रहा है, इधर भी ग्राउंड रेंट लस लिखा हुआ था, लेकिन इधर ग्राउंड रेंट जो लस लिखा हुआ था वो पेड के मानों में था। कितने लिखे है? पॉइंट नंबर डी में। इधर ग्राउंड रेंट पेड के मानों में था। आज जो मैं पढ़ाने लगा हूं वो ग्राउंड रेंट रिसीव्ड के मानों में है। तो लिखें पहले इस एग्जांपल को ढूंढें जरा। जिन्होंने ऑनलाइन क्लास में लेट ज्वाइन किए हैं तो ये एग्जांपल मैंने सेक्शन 15A में किताब में डाल दिया है। सेक्शन 15A के डी में आपको नीचे ये एग्जांपल मिल जाएगी। अच्छा, तो ₹30,000 इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा बताएं, जो एक चीज एक बंदे के लिए खर्चा होता है दूसरे के लिए, वापडा वालों के लिए इनकम है तो हमारे लिए बिजली का बिल खर्चा है, आपके लिए फीस खर्चा है तो कॉलेज वालों के लिए इनकम है। तो इसलिए लिखें ₹30,000 इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ₹30,000 इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये मिसाल अब आपको नहीं मिलेगी, पता नहीं आपने कहां लिखी थी ये। ठीक है जी, ₹30,000 इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन द हैंड्स ऑफ वसीम अकरम। ये 30,000 वसीम अकरम के लिए इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एक बात आगे मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन पहले जरा चेहरा शरीफ ना अपना ऊपर रखें। ये सेक्शन कौन सा जो हम पढ़े आज? 39 में सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में क्लॉज डी, और इस क्लॉज के आगे भी होती तो उसे सब क्लॉज कहते हैं। तो बाप का नाम होता है सेक्शन, फिर बेटे का नाम होता है सब सेक्शन, और पोते का नाम होता है क्लॉज, और पड़पोते का नाम होता है सब क्लॉज। अब क्या मैं ये लिख सकता हूं जो आपने अभी बात लिखी है, जो आपने अभी बात लिखी है उसके आगे आप अपने याद रखने के लिए ऐसा अगर लिख लें कि एज पर क्लॉज, केड़ी है, एज पर क्लॉज डी ऑफ, सबर ना पहले देख लें, ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। और अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा तो क्या इस तरह भी आप लिख सकते हैं, एज पर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। लाल पसंद है काला? जो 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 मर्जी लिख लें आप। तो ये याद रखने आपने, ये रेफरेंस के लिए लिखवाया जा रहा है, रेफरेंस के लिए लिखवाया जा रहा है। ये रेफरेंस फॉर्म में देंगे आप जब आर्टिकल, चलें एज पर क्लास डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। ओके, टेस्ट रूम का रास्ता से ना, ठीक है। टेबल टेस्ट में दिया होगा या नहीं दिया होगा, आप सारी बातें छोड़ो, हम खुल खुला के बात करते हैं। ये टेस्ट है, और बताओ। ये क्वेश्चन 1 है, 2 है, फिर क्वेश्चन 3 है, फिर आगे चलो क्वेश्चन 4 है।
और ये नीचे टेबल दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, ये देखिए। तो ग्राउंड रेंट वापस आ जाए दोस्तों चैप्टर में। ग्राउंड रेंट रिसीव्ड बाय वसीम फ्रॉम शाहिद इज वसीम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ग्राउंड रेंट रिसीव्ड बाय वसीम फ्रॉम शाहिद इज वसीम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कुछ नहीं होता, लिख लें। ग्राउंड रेंट जो वसीम ने रिसीव किया शाहिद से, वो वसीम की कौन सी इनकम है? अदर सोर्स। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं, बता ही दें आज मुझे आप ये बताएं कि ओपन प्लॉट का किराए पे देना हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और ग्राउंड रेंट हमने पढ़ा अदर सोर्स में। अब इन दोनों में फर्क क्या, पहले फर्क को समझ लीजिएगा, फिर बाद में मैं आपको फर्क लिखवा भी देता हूं। अगर आप ओपन प्लॉट ऑफ लैंड किराए पे दें किराएदार को, और किराएदार को उसके ऊपर तामीर की इजाजत ना दें, तो इसका मतलब है किराएदार अगर उस ओपन प्लॉट पे खड़ा होकर देखेगा ऊपर तो आसमान ही नजर आएगा। तो इसको ओपन प्लॉट ऑफ लैंड को किराए पे देना, इसे कहा जाता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप प्लॉट किराए पे दें और किराएदार को इजाजत दें कि उसके ऊपर तामीर कर लो, जैसे शायद अफरीदी को इजाजत दी थी, और फिर वो उसके ऊपर तामीर कर ले, तो अब अगर आप ग्राउंड पे खड़े होंगे तो आपको ऊपर जो है वो छत नजर नहीं आएगी, अब आपको आसमान नजर नहीं आएगा, अब आपको कोई छत नजर आएगी। तो अब बात सुन लें, फिर नोट कीजिएगा। अगर आप ओपन प्लॉट ऑफ लैंड किराए पे दें तो ये मालिक मकान की कौन सी इनकम है? लेकिन अगर आप मालिक मकान ओपन प्लॉट ऑफ लैंड किराए पे देके किराएदार को ऊपर तामीर करने की इजाजत दे दे, तो फिर मालिक मकान को ओपन प्लॉट का किराया मिल रहा होगा या ग्राउंड का किराया मिल रहा होगा? तो ये जो ग्राउंड का किराया मिल रहा होगा, लाल वाले ग्राउंड का, तो ये मालिक मकान की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। ये दोनों में एक बारीक सा फर्क है, नोट कर लें। अदर सोर्स के चैप्टर के ना टॉप पे जगह खाली है बहुत, यहां नोट करें। अगर ओपन प्लॉट किराए पे दे दिया तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अगर ओपन प्लॉट किराए पे दे दिया तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। और अगर ओनर ने कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे दी, एक मिनट पहले लिख लो, फिर ओपन प्लॉट किराए पे दे दिया तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। और अगर प्लॉट पे ओनर ने कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे दी, और अगर प्लॉट पे ओनर ने कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे दी, तो ये ओनर की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। जी आप पूछें। कार पार्किंग कर ले, क्रिकेट खेल ले, कुछ कर ले, तो वो इनकम प्रॉपर्टी है। अगर ऊपर कोई तामीर कर ले तो फिर वो मालिक मकान की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अच्छा भाई, ये अब सारी बातें जो है ना करने वाली नहीं होती सबके साथ, और आपको जो मैं बात बता रहा हूँ आपने आगे भी नहीं बतानी। ये जो बिल्डिंग है ना जिसमें हम बैठे हैं, इसका ओनर जावेद मियाँ दाद है, और ये किराए पे ली हुई है क्रिश्चियन कॉलेज वालों ने, तो इसका मालिक मकान जावेद मियाँ दाद है। अच्छा भाई, ऐसा भी हो सकता है कि आप कॉलेज वाले, ये तो ओनर है ना जावेद मियाँ दाद, तो वो ओनर है, तो उसने बीइंग एन ओनर कॉलेज को किराए पे दी हुई है। तो ओनर जो किराया ले रहा होगा कॉलेज वालों से, ये ओनर की कौन सी इनकम होगी? इनकम प्रॉपर्टी। लेकिन कॉलेज वालों का जो अगला प्लान है वो मैं आपसे जरा शेयर कर लूँ। कॉलेज वालों का अगला प्लान है कि शाम को क्लासें फ्री होती हैं तो किप्स एकेडमी को, किप्स कॉलेज को ये किराए पे दे दें। तो कॉलेज वाले अब ये सोच रहे हैं कि किराए पे ली हुई चीज किराए पे दे दें। तो अब कॉलेज वाले बीइंग एन ओनर चीज आगे दे रहे होंगे या बीइंग अ किराएदार? तो सब टेनेंट थोड़े अरसे में नजर आने लग जाएगा आपको, जब आप लाइब्रेरी के लिए बाइक पार्क किया करेंगे शाम को, तो आपको किप्स कॉलेज के बच्चे नजर आएंगे। अब बता दें, ये जो कॉलेज वाले हैं, इनको जो किराया आएगा किप्स कॉलेज से, ये कॉलेज वालों की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी? असल में कॉलेज वाले बीइंग एन ओनर किराए पे नहीं दे रहे, बल्कि किराए पे ली हुई चीज आगे किराए पे दे रहे हैं, इसलिए ये कॉलेज वालों की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। नोट कर लें।
उसने खुद तामीर की थी, कॉलेज वालों ने खुद तामीर की हुई। नॉट अच्छा, जावेद ने दादा वाली बात को दिल पे ना ले लीजिएगा। यकम तारीख को कॉलेज के बाहर खड़े हो, किस टाइम आता है किराया लेने, किस टाइम आता है किराया लेने, मैं भी जरा मिल लूँ। ऑनलाइन ट्रांसफर हो रही है। अच्छा, कितने लोगों ने सीरियस ले लिया था? कितना होगा किराया आप बताओ। अच्छा ठीक है। अच्छा चलें जी, आगे चलें। भाई अभी कायदे आजम के ज़माने में रह रहे हैं। अच्छा चल चल छोड़ आगे। चलें जी, आगे आ जाएं। अच्छा, हम लोग नहीं थी कैलकुलेशंस करते होते थे अपने ज़माने में जिस तरह आप लोग करते हैं। हम आराम से सीए कर रहे थे, तो काम भी नहीं थे इधर उधर के। पॉइंट ई पढ़े जी। रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग। लीज हुई है या सब लीज हुई है? जो शहजादे आहिस्ता आहिस्ता नोट कर रहे थे, ये लें, 15 सेकंड वेट कर लो। तो लीज कहाँ हुई है? ये वाली लीज है, और ये सब लीज, यानी किराए पे दी हुई चीज आगे आपने किस पे दे दी? किराए पे। इसकी एग्जांपल अभी करने की जरूरत नहीं, फिर कभी देखेंगे। तो रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग। अच्छा मोहतरम, आपको पता है किसी को कहीं से निकाला जाए तो कोई ना कोई तो दूसरा भी उसको वेलकम करने के लिए तैयार होता है। तो प्रॉपर्टी के चैप्टर में हमने दो चीजों को धक्के देके निकाल दिया था। हमने कहा था निकल जाओ यहां से, जीईटी ओ यू टी, यहां से आप निकल जाओ और आइंदा यहां नजर ना आना। तो और प्रॉपर्टी के चैप्टर से हमने किसको निकाला था? हमने लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड, अब मैं दिखाऊंगा पिछला चैप्टर, शान नहीं होना, डायग्राम देखना समय चीज ज्यादा आ जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो पिछले चैप्टर में दिखाऊंगा आपको। इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में दो डायग्राम्स हमने बनाई थी। एक हमने डायग्राम बनाई थी, सिर्फ ये मैं आपको याद कराने के लिए दिला रहा हूं। एक हमने डायग्राम बनाई थी जिसमें हमने, मोहम्मद भाई किधर बैठे हुए हैं? आज नहीं है? लो जी, ये हिम्मत कैसे हो जाती है छुट्टी करने की? जरा मुझे कोई तरीका बताएं, मैं भी कभी छुट्टी करना चाहता हूँ, कोई तरीका जरा मुझे बताएं। नहीं यानी कि कैसे एकदम अंदर से कुछ जज्बा जागता है कि जो पूरी क्लास छोड़ने पे मजबूर कर देता है। हमारे से 5 मिनट नहीं लेट आया जा रहा होता था। हाँ जी मोहतरम। अच्छा अच्छा मोहतरम, यार फोन नहीं मार। तो मुझे ये बताएं कि आपने अगर लैंड को, बिल्डिंग को अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दे दिया, तो दैट विल बी योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और एक और मिसाल मैंने कराई थी, चाचू कितने दिन हुए? अभी 4-5 दिन हुए हैं। रूम को रेंट पे देना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी था, और उससे कनेक्टेड सर्विसेज को रेंट पे देना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स था। तो अदर सोर्स के चैप्टर ने कहा, सुने तुम्हें प्रॉपर्टी वालों ने निकाल दिया, तुम हमारे पास आ जाओ, तुम्हारे लिए एक अलग पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट एफ। इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद, बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे देना किस चैप्टर में है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मरहबा मरहबा, कैसे हिम्मत हुई लेट आने की यार। 9:20 पे आपका दिल धक 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 नहीं कर रहा था? पता नहीं क्या बढ़ा दिया होगा सर ने। नहीं, ये इतने सादा लोग आ रहे हैं दुनिया में आजकल। इनकम फ्रॉम प्रोवाइडिंग amenities, utilities or any other service connected with the renting of building। और इसके बल्कि हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, प्रॉपर्टी में से माइनस करते थे, इसको अदर सोर्स में डालते थे, फिर इसमें से खर्चे माइनस करते थे। बोलता रहेगा ये, एंड तक साथ वाला बोलता रहेगा, बोलता रहेगा ये, एंड तक बोलता रहेगा, चुप कराना पड़ेगा। पेंशन, पेंशन नौकरी के बाद मिलती है या नौकरी से पहले? नौकरी के बाद, जब आप रिटायर हो जाए आपको पेंशन मिलती है। पेंशन, पेंशन मिलती है एम्प्लॉयर से, पेंशन मिलती है एम्प्लॉयर से। और पेंशन हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर में, कि एम्प्लॉयर जो पेंशन देता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में गिरती है। पेंशन का एक और नाम है एनओटी। लेकिन सवाल ये कि पेंशन अदर सोर्स के चैप्टर में क्यों है? तो कई दफा ऐसा होता है कि कुछ बैंक्स आजकल पेंशन दे रहे हैं। बैंक्स क्यों पेंशन देते हैं? बैंक्स इस वजह से पेंशन देते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनको पेंशन मिलनी नहीं होती कहीं से, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अलावा बाकी लोगों को तो पेंशन मिलनी नहीं, तो फिर वो लोग अपनी तरफ से ना बैंक को पैसा जमा करते रहते हैं। तो बैंक वाले फिर उस पैसे को लॉन्ग विद इंटरेस्ट जब ये लोग रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन के नाम पे वापस करते हैं। तो इतनी तफसील में हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर पेंशन मिल रही हुई हमारे एम्प्लॉयर से जहां हम नौकरी कर रहे हैं, तो वो इनकम फ्रॉम
सैलरी के चैप्टर में डिस्कस होगा। और अगर एम्प्लॉयर के अलावा कोई भी हमें पेंशन दे दे तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पेंशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयर इज चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम। However, pension schemes are not जरूरी due to relationship of employer and employee. जरूरी नहीं employer से मिले. If the pension is received from a person other than employer, then this will fall under the head income from. फिर ये other source में fall करेगा. अच्छा जी, पॉइंट नंबर H, प्राइस बॉन्ड. अक्सर आपने सुना होगा प्राइस बॉन्ड निकल आया. विनिंग फ्रॉम रेफल, ये गेम्स होती हैं, लॉटरीज. विनिंग अ क्विज शो कहीं हो रहा था. प्राइस इज ऑफर्ड बाय कंपनीज फॉर सेल प्रमोशन. अक्सर आपने देखा कंपनीज वाले अपनी सेल प्रमोट करने के लिए लोगों में प्राइस बांट रहे होते हैं. हमने तो कभी नहीं देखा. और क्रॉसवर्ड पजल, तो ये भी गेम होती है. तो इसमें अगर आपने कोई भी इनाम जीता, इन लफ्जों को बस याद करना है. जैसे आपने ज्वेलरी पेंटिंग की लिस्ट याद की हुई है, तो ये आपकी इनकम कौन सी होगी? कहीं से प्राइस मिल गया था, ये तो नहीं कहेंगे मेरा कारोबार है प्राइस लेना. वो बंदर है. वो डिपेंड करेगा कि आपका कारोबार क्या है. अच्छा जी भाई, बहुत सी इनकम जो है ना हमारे स्कोप में और सिलेबस में नहीं है. इसलिए अगर आपको इस तरह की दायमा की इनकम डिस्कस करेंगे, जैसे एक्सपोर्ट सेल है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है. चीज़ें इंपोर्ट करके बेच रहे हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है. बहुत सी चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में, हमारे स्कोप में नहीं है. तो इसलिए वो फिर डिस्कशन किसी और साइड पर निकल जाएगी. और अच्छा, मैं आपसे ये बात करने लगा था कि मंजी पे एक भाई सो रहे थे. अब ठीक भाई, आप प्लीज यार, आप क्या, या आप पढ़ा लो या आप पढ़ा लो. अच्छा अच्छा जी, थोड़ी देर बाद ना जमीन नेचुरल रिसोर्सेज उगलने लगी. जमीन अपने खजाने उगलने लगी. जमीन अपने खजाने उगलने लगी. ये मजे में सोता रहा. आपको पता है कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं, जो मर्जी हो जाए, जलजला इस्लाम है, इनको पता ही नहीं चलता. वो बाद में बदलता है, रुड़ के कहीं और पहुंचे हुए हैं. तो भाईजान सुबह हो गई है, थोड़ी मेहरबानी. मैं तो रात को छापा ही पे सोया था. अच्छा, तो अब ये जो साहब हैं, यहीं से फोन लगाएंगे शहबाज शरीफ को. शहबाज यार मैनू काट ले यार. ये शहबाज शरीफ को फोन लगाएंगे कि भाईजान जमीन जो है वो कुदरती खजाने उगलने लगी है. अब शहबाज शरीफ जो है वो क्या कहते हैं, कहेंगे कि ये जो खजाने हैं नेचुरल रिसोर्सेज, इन पे तो राइट होता है गवर्नमेंट का, लेकिन ऑब्वियसली आपकी प्रॉपर्टी है, आपके घर से निकली है, तो हम कुछ ना कुछ बदले में आपको कोई बेनिफिट जरूर देंगे. तो ये जितना भी सामान, पेट्रोल है या कोयला है या सोना है या चांदी है या हीरा है, जो भी निकल रहा है आपके घर से, तो कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज में आपका भी हिस्सा बनता है, क्योंकि हमने आपको डिस्टर्ब किया है और आप फील कर सकते हैं ये डिस्टर्ब हो रहा है. तो इसलिए ऐसी सूरत में जो पैसे इसको हुकूमत की तरफ से मिलेंगे अपनी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने के बदले, ये अपनी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने की इजाजत देगा. तो ऐसी सूरत में जो भी पैसे इसको मिलेंगे वो सारे के सारे पैसे इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे. एनी अमाउंट रिसीव्ड. अच्छा यहां तक याद कर लें, ये तो आसान सा चैप्टर है. डिविडेंड था, और नाम याद हो चीजों की. डिविडेंड था. नंबर 2 रॉयल्टी. नंबर 3 इंटरेस्ट इनकम थी, जिसे प्रॉफिट ऑन डेट कहा था, इंटरेस्ट इनकम. नंबर 4 एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड. ग्राउंड रेंट हो गया, रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग. इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद. एफ और एफ ए तो आपको याद है. और जी एन ओ टी और पेंशन. एच में एक लिस्ट याद करनी है, उसमें से भी 3-4 आपको भी याद हो गए होंगे. आय. एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर, इसमें जो मेन बात है वो ये है, अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी. बस ये मेन बात है, अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी. आपने अपनी प्रॉपर्टी प्रोवाइड की है. प्रोविजन का मतलब होता है प्रोवाइड करना. बाकी सारी तमहीद ही बांधी हुई है. एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी. एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी. या आपने अपनी प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर दी है, या आपने अपनी प्रॉपर्टी यूज करने दी है, या आपने अपनी प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइट करने दी है. एक्सप्लॉइट मींस कि प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, अन्य वाइज इस्तेमाल करेंगे हुकूमत वाले आके. चलो भाई हट जो साइड पे, हट जो भाई जना आप 4 पे साइड पे करें. चलो भाई, तो हुकूमत आपकी आके प्रॉपर्टी यूज करेगी. इस बात में ये भी शामिल है कि आपने हक दे दिए, ग्रांट ऑफ राइट, आपने हक दे दिए टू एक्सप्लोर द कुदरती खजाने.
आपने हुकूमत को हक दे दिया कि मेरे घर से आके कुदरती खजाने निकालें। वैसे आप खुद एक बहुत बड़ा खजाना, तो आपने हुकूमत को हक दे दिया कि ग्रांट ऑफ राइट, आपने राइट दे दिया कि मेरे घर से आके कुदरती खजाने निकालें, मुझे छोड़ जाइएगा। आई और जे में नहीं, नो कमेंट्स, फिर भी लिख के दे दिया करो। आई और जे में फर्क बताएं। इस क्लास में शोर तो नहीं हो रहा ना आज? वेल डन, एक्सीलेंट। आई और जे में फर्क बताएं। आई से शुरू होते हैं, जे जोकर से शुरू होते हैं। ये फर्क, क्या फर्क है ये? देखिए दो बातें होती हैं, या आप अबू को कहते हैं मुझे पैसे दे दें या बिरयानी खिला दें। अब अबू की मर्जी है कि आपको बेनिफिट इन कैश दे दें या बेनिफिट इन काइंड दे दें, या बेनिफिट इन काइंड दे दें। इट्स अप टू अबू, ये अबू की मर्जी है। आपने तो अबू को कह दिया अबू या तो मुझे 200 रुपया दे दें या बिरयानी खिला दें, आई विल बी हैप्पी इन बोथ केसेस, चटनी साथ दिलवा दीजिएगा। हियर द सेम सिनेरियो, आपने हुकूमत को कहा है कि या तो तुम मेरी प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइट करो, मुझे पैसे दे दो, पैसे नहीं देने तो ये जो थोड़ा सा येलो वाला पोर्शन है ना, ये मुझे दे दो आप। इसको बेनिफिट रिसीव कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? आप बेनिफिट भी रिसीव कर सकते हैं, वो चीज भी बदले में ले सकते हैं। अगर वो चीज नहीं लेनी तो आप पैसे ले लें, पैसे नहीं लेने तो वो चीज ले लें, वो चीज नहीं लेने तो फिर हम लगे रहेंगे पूरा दिन। अच्छा, तो इट्स अप टू यू। तो पैसे भी ले सकते हैं और कोई बेनिफिट भी ले सकते हैं। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बेनिफिट। बेनिफिट रिसीव, मिसाल के तौर पे पेट्रोल निकला है, तो 100 लीटर पेट्रोल निकला, आपने हुकूमत को 10 लीटर मुझे दे दें, तो 10 लीटर मार्केट में मिसाल के तौर पे 200 रुपए का है, तो 10 लीटर जरा 200 रुपए, 2000 रुपए आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो फेयर वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट रिसीव। ये बेनिफिट क्यों रिसीव हुआ है? आपने प्रोवाइड की अपनी प्रॉपर्टी, आपने यूज करने दिया अपनी प्रॉपर्टी, या आपने एक्सप्लॉइट करने दिया आपको। अंग्रेजी सारी वही है, फर्क वो है जो मैंने डब्बे में हाईलाइट करके दे दिया। चलें जी, हमारा आज का आखिरी पॉइंट, पॉइंट के, फिर वो न्यूमेरिकल्स इनकम प्रॉपर्टी कैपिटल के जरा रिज्यूम करते हैं। पॉइंट के, अटेंटिव हो जाए जरा। ये एक प्रॉपर्टी है, जरा रिदम लूज नहीं होना चाहिए इस एग्जांपल में। इधर अफरीदी साहब रसगुल्ले बेचते हैं इस प्रॉपर्टी में, तो शायद ये प्रॉपर्टी अफरीदी की अपनी नहीं है। कमेंट ना दिया करें साथ वाले बात पे, इधर से सब पता चल रहा होता है। अच्छा, शायद ये प्रॉपर्टी अफरीदी की अपनी नहीं है, हो सकता है किराए पे ली हो इसने, जो भी मसला हो। बबलू ने आके कहा अफरीदी भाईजान ये तो हफीज सेंटर है, आप यहाँ रसगुल्ले क्यों बेच रहे हैं? मैं तो यहाँ लैपटॉप बेचूंगा। हफीज सेंटर लाहौर में एक दुकान है जहाँ लैपटॉप और मोबाइल मिलते हैं। अच्छा, तो बबलू साहब ने कहा कि भाईजान अफरीदी साहब ये जो है वो मैं यहाँ लैपटॉप बेचना चाहता हूँ, तो आप जरा यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाए और निकले। अफरीदी ने कहा कि भाईजान ये मैं तो कई सालों से इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मालिक भी पता नहीं यूरोप में है, किधर है, क्या है, तो उससे आप रब्ता कर भी लोगे तो मैंने नहीं देनी। अड्डा लोग आसानी से नहीं छोड़ते, तो ये कई अरसे से हमारा अड्डा इधर ही है, तो हम हमारी दुकान इधर ही है, और दूर दूर से इमरान खान, वसीम अकरम, पता नहीं कौन कौन यहाँ रसगुल्ले खाने आते हैं, तो इतने मशहूर हैं, तो सॉरी मैं नहीं छोड़ सकता ये अड्डा। बबलू ने कहा जरा तशरीफ लाएं। अफरीदी ने कहा हाँ ये बात आपकी मुनासिब है, जरा गाड़ी में आए। बबलू ने गाड़ी की डिग्गी खोली, अब डिग्गी खोली तो नोटों की खुशबू आ रही थी। अफरीदी ने कहा कितने के हैं? कहते 6 लाख हैं। अफरीदी ने कहा चलेगा। अब मान गया, क्या मान गया? कब्जा छोड़ने के बारे में, कब्जा छोड़ने के बारे में, यानी लोगों ने कब्जा तो नहीं किया हुआ, वो बोला कब्जा तो ना समझे कि अनड्यू कब्जा किया हुआ है, लेकिन पोजेशन का लफ्ज मैं यूज कर लेता हूं, अगर कब्जा का लफ्ज नहीं, पोजेशन छोड़ने के लिए तैयार हो गया कि चलो ठीक है यार मैं इस प्रॉपर्टी की पोजेशन छोड़ता हूं, अब आप जो है वो ये प्रॉपर्टी खुद इस्तेमाल कर लो। अब अफरीदी की अगर मैं बात करूं तो इसको बबलू से 6 लाख रुपया आया, इसको बबलू से 6 लाख रुपया आया फॉर वेकेटिंग, छोड़ने के बदले, द पोजेशन, कब्जा ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन अफरीदी यहां पे खड़े होकर सोचेगा कि हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया है, और अफरीदी यहां खड़े होकर सोचेगा मोहतरम हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया है। चंद साल पहले, 2 4 5 6 साल पहले यहां पर शुरली साहब होते थे, और ये जो शुरली साहब थे ये यहां पे समोसे लगाया करते थे। शुरली साहब यहां पे समोसे लगाते थे, और शुरली साहब को मैंने आगे कहा था भाईजान नमकीन का जमाना खत्म, मीठे का जमाना शुरू। लेकिन शुरली मेरी बात नहीं माना था, मैं इसको अपने मोटरसाइकिल के पास लेके गया था। मोटरसाइकिल के अंदर मैंने पैसे रखे हुए थे, मोटरसाइकिल की मैंने डिग्गी खोली और मोटरसाइकिल के अंदर से पैसे निकले, वो पैसे शुरली को मैंने दिए, तो शुरली से मैंने कब्जा छुड़वाया था। तो अफरीदी को वही सारी कहानी याद आएगी कि अफरीदी ने जो किसी के साथ की थी आज उसके साथ हो रही है, लेकिन कोई ऐसी बुरी नहीं हो रही, मैं वैसे बात कर रहा हूं। तो अफरीदी ने क्या किया था? शुरली साहब को पैसे देके जान छुड़वाई थी कि भाईजान जाओ इधर से अपना अड्डा छोड़ो, कहीं और अड्डा बनाओ, मुझे ये जगह बड़ी पसंद आ गई है। तो अफरीदी को जब वहां रहते रहते काफी अरसा हो गया, तो बबलू साहब ने कहा अफरीदी साहब अब आप जाएं। तो मुझे बताएं अफरीदी की अगर मैं बात करूं तो इसको बबलू से कितने पैसे आए हैं? क्या चंद साल पहले अफरीदी ने शुरली को पैसे दिए होंगे या लिए होंगे?
दिए होंगे चंद साल पहले अफरीदी ने शुरली को पैसे दिए होंगे, मे बी 2 लाख, पुराना जमाना था, महंगाई कम थी, 2 लाख रुपए देके जान छुड़ाई होगी कि यार जान छोड़ छाड़ देते थे। तो ये हो गया अफरीदी की जेब से आउटफ्लो। कब हुआ हमें उससे कोई कंसर्न नहीं, जब भी हुआ 2 4 6 साल पहले जब भी हुआ था, ये हो गया आउटफ्लो। तो अफरीदी की अगर मैं बात करूं तो इसको नए बंदे से पैसे मिल रहे हैं और जिससे इसने दुकान छुड़वाई थी पुराने बंदे से उसको ये पैसे दे चुका था। इन दोनों का हम डिफरेंस लिया करेंगे, ये बनेगी अफरीदी की इनकम। लेकिन इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता इनकम में डालना है, 10 से डिवाइड करके, इसको 10 सालों में इनकम में डालना है, 40 हजार करके। और शायद आज के बाद हम किसी इनकम को भी 10 सालों में इनकम में नहीं डालेंगे। बस वो जो अजीब अजीब सी बातें थी, एक नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को 10 से डिवाइड करते थे, एक इसको 10 से डिवाइड किया, एक ऑथर को हमने पता नहीं 3 से डिवाइड किया था। तो ये इतनी ज्यादा बातें नहीं होंगी, वैसे सीधी सीधी बातें आगे। तो इसको हम 10 सालों में इनकम में डालेंगे, ये अफरीदी की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। नोट कर लें और पॉइंट के अंदर जो डब्बा है वो पढ़ लें, पहले ये नोट कर लें। इसके ऊपर मैं सवालात आपके लेता हूं, पहले मैं एक्सप्लेन कर लूं इसको दोबारा, यहां तक नोट कर लें। भाई पॉज कर दो वीडियो। इसको जो प्रॉपर्टी हम किराए पे देते हैं और बाकी सारी चीजों में और इसमें क्या कंपैरिजन है वो मैं इंशाल्लाह भी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। फिलहाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कर दूं, ये एडजस्टमेंट आपको आया करेगी किस नाम से, विकेटिंग छोड़ना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सारा लिखा हुआ है, विकेटिंग छोड़ना, पोजेशन कब्जा ऑफ प्रॉपर्टी, इस नाम से पेपर में आपको आया करेगी। रेंट के नाम से नहीं आया करेगी, डिस्पोजल के नाम से नहीं आया करेगी, विकेटिंग छोड़ना, द पोजेशन कब्जा ऑफ प्रॉपर्टी। जी एक मिनट, मैं इसको जरा पहले पूरा कर लूं। मिस्टर ए हैज अ शॉप इन शालम मार्केट, ए की कोई शॉप है शालम मार्केट में अफरीदी की, जरूरी नहीं इसकी अपनी हो, इसने किराए पे लियो। अफरीदी की एक शॉप है जहां पे वो रसगुल्ले बेचते हैं, ही उसने छोड़ दिया कब्जा प्रॉपर्टी का 2010 में, उसने छोड़ दिया कब्जा प्रॉपर्टी का 2010 में और उसने रिसीव किया 6 लाख फ्रॉम बबलू, जिसको उसने प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दिया। 4-5 साल पहले अफरीदी ने पे किए थे, 4-5 साल पहले अफरीदी ने पे किए थे 2 लाख रुपए शुरली को, व्हेन शुरली हैंडेड ओवर द प्रॉपर्टी टू हिम, जब शुरली ने उसको प्रॉपर्टी दी। अब मैंने आपको सिंपल कहा है आपने क्या करना है, आपने ढूंढने हैं रिसीव कितने हुए और आपने ढूंढने हैं पे कितने हुए। बस जो अफरीदी को रिसीव हुए वो 6 लाख हैं। चंद साल पहले जो अफरीदी ने, इसमें उस तरह नहीं सोचना वो जो सेक्शन 16 में था ऑलरेडी टैक्स और वो उस तरह की सोच नहीं इसमें सोचनी, ये बिल्कुल सिंपल सा इनफ्लो और आउटफ्लो को आपने नेट करना है। तो असल में बात तफसील में हो जाएगी उसकी लॉजिक क्या है कि इसको नहीं करना आपने। असल में ये जो है ना शुरली, ये वो शुरली की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स थी 2 लाख, ये 2 लाख शुरली की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स थी, क्योंकि शुरली को मिले होंगे तो इसलिए ऑलरेडी टैक्स अफरीदी के हाथों में कुछ नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं इस तरह सोचना नहीं। बहरहाल ये तो मैंने इसे लॉजिक दे दी, छोड़ने पर इसको। बस इस सिनेरियो में आपने क्या देखना है, अफरीदी के पास पैसे कितने आए जी नए बंदे से, 6 लाख, और क्या चंद साल पहले अफरीदी ने पुराने बंदे को पैसे दिए होंगे, पुराने बंदे को कितने पैसे दिए थे, 6 लाख माइनस 2 लाख, 4 लाख इसकी बचत है, इस बचत को कितने सालों में इनकम में डाल दें, 10 सालों में। ₹40,000 इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 10 से डिवाइड करके हर साल 40-40 हजार इनकम में जाएगा। अब जरा अंग्रेजी पढ़ें, एनी अमाउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड कितनी है जी 6 लाख, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अफरीदी एज पैसे, कंसिडरेशन पैसे होते हैं, एज पैसे, क्यों पैसे मिले, फॉर छोड़ना द कब्जा ऑफ क्योंकि अफरीदी ने बिल्डिंग का कब्जा छोड़ दिया और अपार्ट देयर ऑफ ये बिल्डिंग का कोई कमरा छोड़ दिया। इसमें से आपने चीज माइनस करनी है पेपर में 6 लाख में से, एनी अमाउंट पेड बाय द अफरीदी, लॉ के अंदर आपको शुरली का और बबलू का लफ्ज नजर नहीं आएगा, सिर्फ अफरीदी का आएगा, एनी अमाउंट पेड बाय द अफरीदी टू एक्वायर द कब्जा ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का कब्जा एक्वायर करने के लिए इतने पैसे दिए थे। इन दोनों का डिफरेंस लेने आपने, तो अगेन वही बात जो मैं आपको हाईलाइट कर दूं, आपने पेपर में पाया ढूंढना है और आपने पेपर के अंदर खोया ढूंढना है, निहारी बन जा, shall be chargeable under the head income from in the year in which it was received and the अगले 9 साल in equal proportion। जी मोहतरम,
जो प्रीति के पास पैसे आते बबलू देता उसको छोटा सा सेटअप लगाने के, तो उसके अदर सोर्स में जाते हैं या कहां पर जाते हैं? वो ऑन तो नहीं करा, तो इसलिए फिर अदर सोर्स में चले जाते हैं। अच्छा जी, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वन एंड इट्स ओवर। बस इसको पढ़ लें आप, फिर वो कल वाला प्रॉपर्टी को न्यूमेरिकल ले करते हैं शुरू। इंग्लिश जरा एक दो दफा पढ़ लें। ये जो लॉ का पेपर होता है, इसमें आपके जैसे ये टैक्स लॉ है, इसमें आपके पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। न्यूमेरिकल में भी पूरे मार्क्स आ सकते हैं। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का सिनेरियो आ गया, जब आप डेफिनेशन लिखेंगे और सिनेरियो से लिंक करेंगे तो भी पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो 25 नंबर हैं टेस्ट के, तो 25 में से 25 भी आ सकते हैं। राइटिंग अच्छी हो तो 25 आ सकते हैं। चलें, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने कल शुरू किया था। वैसे आपके जज्बों को दाद है, आप जितनी मोहब्बत से, जितने शौक से क्लासें लेने आते हैं, आई रियली अप्रिशिएट। बस एक छोटा सा काम कर लें, कल जो संडे है उसको सही तरह से ना यूटिलाइज कर लें। उसमें मेरी राय ये है कि सुबह नाश्ता कर के 7-8 बजे तक आप बैठ जाइएगा पढ़ने। घंटा डेढ़ जो है वो आप चैप्टर 4 पे लगाना है आपने, घंटा डेढ़ जो है कैपिटल गेन पे लगाना है, और घंटा डेढ़ प्रॉपर्टी के चैप्टर पे लगाना है। तो ये 3, साढ़े 3, 4 घंटे आप जो है वो अगर लगा देंगे इस इतवार को, तो इसका फायदा ये होगा कि आप जो है वो फरवरी के अंदर दुआएं दे रहे होंगे। अच्छा यार, अच्छा हुआ, अपने आप को दुआएं दे रहे होंगे, अच्छा हुआ यार, मैं कितना अच्छा बचा था, मैं साथ साथ चीज़ें कवर कर रहा था। और ये जो चैप्टर है ना, ये तीनों आपने कल इस तरह पढ़ने हैं जैसे कल आईकैप का पेपर है, यानी मंडे को आईकैप का पेपर है, जिस तरह उसके लिए आपने पढ़ के जाना है ना, उस तरह पढ़ के जाएं। तो एक बार याद रखिएगा भाई, पूरे सीए में संडे बहुत इंपॉर्टेंट है। संडे, और महीने में ना 4 संडे आते हैं। संडे हर घर में हर महीने में 4 संडे आते हैं। तो ये संडे जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, संडे ना होते तो क्या होता, कुछ भी ना होता। तो संडे 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 आप क्या समझ रहे हैं? संडे, मैं कह रहा हूं संडे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संडे कल आएगा, ओके। जिसको समझ नहीं आती ना बात, उसको समझाया ना करें, फायदा कोई नहीं होता। फिर वो पूछ रहा होता है हंस क्यों रहे हैं सारे, छाड़ो यार। एक कोई भोला है तो उसको भोला रहने दें, अब कुछ नहीं होता, नहीं हवाले की दुनिया की। तो बेहतर है इधर से भी बच के ही चला जाए जी। ये येलो वाली लाइन पढ़ें जो कल मैंने आपको पढ़ाई थी। रेंट रिसीव कितना हुआ है? 23 लाख। रेंट रिसीव हुआ है 23 लाख। 23 लाख में शामिल है, अगर ये सवाल में ऐसे लिखा होता, ओ क्लास छोड़ के जा रहा है, इधर से पकड़ लो इसको, इधर से पकड़ लो इसको, इधर से पकड़ लो इसको। वो भाग गया, चला गया। वो इतनी तेजी से भागे सीढ़ियों, गार्ड को फोन करो। क्या मजाक बनाया है हाईब्रिड क्लास में, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए। अच्छा, तो रेंट रिसीव कितने जी? 23 लाख रुपया। भाई एक बार याद रखिएगा, अगर कभी वाले साहब मार रहे हो तो आपने भागना नहीं, आगे नहीं बैठ जाना। रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट, किराएदार कितने जी? 23 लाख। 23 लाख इंक्लूड 6 लाख फॉर 3 years कमेंसिंग फ्रॉम जुलाई 1 ऑफ नेक्स्ट ईयर। भाई ये सेकंड हाइब्रिड वाले आप लोग पहचानते हैं? बच्चे को जरा हाथ खड़ा करके बता दे, लास्ट में रेड शर्ट, पहचानते हैं? एक्सेलेंट। चलें, इंशाल्लाह मंडे को टॉफी खिलाएंगे बंदे को। रेंट रिसीव्ड, प्यार मोहब्बत से समझाना है हमने क्या। रेंट रिसीव्ड इंक्लूड रुपीज कमा 3 सुनावा 9, मतलब ये है कि उसको कहा जाएगा, सुनाया आप सबको जाएगा ताकि आप ना कभी ऐसे जाएं। रेंट रिसीव्ड इंक्लूड 6 लाख फॉर 3 years। रेंट रिसीव में कितना पड़े? 6 लाख फॉर 3 years कमेंसिंग फ्रॉम जुलाई 1 ऑफ द, अगर इसमें लिखा होता कमेंसिंग फ्रॉम जुलाई 1 ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगर इसमें लिखा होता जुलाई 1 ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगर लिखा होता रेंट रिसीव इंक्लूड 6 लाख फॉर 3 years कमेंसिंग फ्रॉम जुलाई 1 ऑफ द नेक्स्ट ईयर, तो फिर 23 लाख में से 6 लाख माइनस करते, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट फिर ये होता, फिर तो कोई मसला नहीं था। फिर 23 लाख में से पूरा 6 लाख बाहर निकाल के रख देते, तुम अगले 3 सालों के हो जाओ, तो मक्खन में से बाल को इस तरह निकाल देते। लेकिन बाल कह रहे थोड़ा सा मैं इस साल का भी हूं, तो रेंट रिसीव्ड इंक्लूड 6 लाख
फॉर 3 years कमेंसिंग फ्रॉम आवर ईयर। तो अगर ये 6 लाख 3 सालों के और इसमें हमारे साल का भी पड़ा है तो हमारे साल का फिर कितना पड़ा होगा? 2 लाख। अब 23 लाख में से जब आप माइनस करेंगे 6 लाख तो दोबारा आपको क्या डालना पड़ेगा? 2 लाख। या एक तरीका तय था माइनस करने डायरेक्ट 4 लाख। चलिए जी, वर्किंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट कितना है? 23 लाख। 23 लाख में से आप माइनस करें 6 लाख, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि ये 23 लाख में से जो 6 लाख मैंने माइनस किए, ये 6 लाख 3 सालों के, उसमें से 2 लाख हमारे साल का भी है। कमेंसिंग फ्रॉम आवर ये लिखा हुआ है ना, तो इसलिए 2 लाख को दोबारा वापस डाल दें। बल्कि अंडे 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 क्या इतने लगाए, सर्दियां सही तरह भी आई नहीं। माइनस 6 लाख जमा 2 लाख, 19 लाख। किसी गर्म अंडे वाले से बात करना, प्रिंसिपल साहब से इजाजत भी ले लेंगे, सर्दियों में वो आ जाया करेगा। आपके जिम्मे लगा रहा हूँ, आपके जिम्मे लगा रहा हूँ, आपके जिम्मे। कॉलेज के एंट्रेंस प्रिंसिपल साहब से इजाजत थोड़ी सी कोशिश करेंगे ले लें, अच्छी गुजर देंगे सर्दियाँ। चलें जी, नोट करें, हर कुर्सी के नीचे छिलके मिलेंगे। चलें 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 चलें, नमक बैग में डाल के लाया करना, मैं बता रहा हूँ अच्छी गुजरेंगी इंशाल्लाह, फ्रेश। अच्छा जी, आगे पढ़ें जी। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग थर्ड शेड्यूल, सेक्शन 15A बहुत कंजूस सेक्शन है। उसमें रिपेयर अलाउंस माइनस करने की इजाजत है, ग्राउंड रेंट माइनस करने की इजाजत है, टैक्सेस माइनस करने की इजाजत है, इंश्योरेंस माइनस करने की इजाजत है, बैड डेट माइनस करने की इजाजत है, इंटरेस्ट ऑन हाउस माइनस करने की इजाजत है, लीगल चार्जेस माइनस करने की इजाजत है, और रेंट कलेक्शन चार्जेस और एडमिन चार्जेस माइनस करने की इजाजत है। सेक्शन 15A बड़ा कंजूस है, उसमें कहीं डेप्रिसिएशन के नाम से कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत है। हालांकि अगर सोचिए मैंने घर किराए पे दिया हुआ तो उसकी वैल्यू लूज भी हो रही है, यानी वो घर डेप्रिशिएट भी हो रहा है, लेकिन डेप्रिसिएशन के नाम से कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन जो लोग लॉ की लॉजिक बनाते हैं वो कहते हैं कि डेप्रिसिएशन की बजाय हमने एक और चीज माइनस करने दे दी हुई है रिपेयर अलाउंस के नाम से, इसलिए वो माइनस कर लिया करो। बहरहाल इस बात को भी साइड पे रखें, डेप्रिसिएशन नाम से कोई चीज हमें माइनस करने की इजाजत नहीं है। थर्ड शेड्यूल तो यहाँ लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है कि जो टेबल्स है ना, टेबल्स उनके ऊपर लिखा हुआ था फर्स्ट शेड्यूल, टेबल 1 2 पे शायद आपको याद हो, टेबल 1 2 पे लिखा था फर्स्ट शेड्यूल। एक थर्ड शेड्यूल है जो हमने बिजनेस के चैप्टर में पढ़ना है, डेप्रिसिएशन के रेट वहां दिए होंगे, तो कहते हैं मैंने बिजनेस के रेट रूट लगा के डेप्रिसिएशन निकाली है, प्लीज इग्नोर इट, क्योंकि सेक्शन 15A में ये माइनस करने की इजाजत नहीं है। 2-3 लाइनें जरा छोड़नी है किसी वजह से। अभी मैं रिपेयर अलाउंस भी नहीं निकाल रहा, डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि सेक्शन 15A में जो लिस्ट दी हुई है उसमें डेप्रिसिएशन कहीं नहीं आ रही। प्रॉपर्टी टैक्स, हर टैक्स माइनस करने की इजाजत है सिवाय इनकम टैक्स के, तो प्रॉपर्टी टैक्स माइनस कर दें। 1 लाख रुपए, ओके। जी मोहतरम इधर देखें, म्यूनिसिपल एंड लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस 1 लाख रुपए, म्युनिसिपल टैक्स जी कितना? 100। नोट कर लें यहाँ तो। तो डेप्रिसिएशन का खर्चा था हमने माइनस नहीं किया, प्रॉपर्टी टैक्स का खर्चा था हमने माइनस कर दिया, और म्यूनिसिपल टैक्स का खर्चा वो भी हमने माइनस कर दिया। चलें जी, सवाल खत्म हुआ, बस ये आखिरी लाइन पढ़ लेते हैं जो रंगीन के पीछे छुपी हुई है। सेक्शन 15A, इमरान खान साहब का घर है बनी गाला में। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं वो किराए पे दे रहा हूँ, और इमरान खान साहब ने वो घर जो है वो किराए पे दे दिया। अब इमरान खान साहब ने सर आसिफ को वो घर जो है वो किराए पे दे दिया। तो सर आसिफ किराएदार हैं और इमरान खान जो है वो मालिक मकान है। अब सर आसिफ जो है वो घर का किराया पे करेंगे, इमरान खान की क्या जिम्मेदारी होगी? इमरान खान रिपेयर करवा के देगा, इमरान खान इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा, इमरान खान जो है वो लोकल टैक्सेस पे करेगा, इमरान खान अगर ग्राउंड उसका अपना ना हुआ तो उसका रेंट पे करेगा, इमरान खान जो है वो अगर घर के अंदर कोई रेनोवेशन करनी पड़ गई तो बैंक के लिए लोन लेगा, उस पर इंटरेस्ट पे करेगा, वो भी खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है।
इमरान खान को एडमिन चार्जेस भी माइनस करने की इजाजत है। बात सुनते रहे, इमरान खान ने कोई लीगल कंसल्टेंट हायर किया, उसको जो पैसे दिए वो भी माइनस करने की इजाजत है। अब सवाल ये होगा कि कई साल गुजरे, एक साल सर आसिफ ने उसको बुला के खुशखबरी सुनाई, भाई ये इतने ज्यादा खर्चे आप पे करते हो, कितने अच्छे बच्चे हो आप, घर को मेंटेन रखा हुआ है आपने मेरे लिए, लश पश किस्म का रखा हुआ है, ये ना इस साल ऐसा करो, इंश्योरेंस प्रीमियम मेरी तरफ से ये मैं पे कर देता हूं। हालांकि खर्चे पे करना किसकी जिम्मेदारी होती है? मालिक मकान की। मालिक मकान के सारे खर्चे करते हैं ना, इसे हम खोया कहते थे। भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। तो ये सारे खर्चे करना किसकी जिम्मेदारी है? मालिक मकान की। खर्चे करना मालिक मकान की जिम्मेदारी। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किराएदार कह दे ये खर्चा मैं बर्दाश्त कर लूं? माइट बी पॉसिबल। किराएदार कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम मेरी तरफ से सर, बस ठीक है, बहुत हो गया इमरान खान, आप इतने अच्छे हैं, कुछ मेरी तरफ से भी जरा हो जाए। जैसे एक मिसाल दूं आपको, अजीब सी मिसाल है लेकिन मिसाल देने में कोई मसला नहीं, अजीब सी मिसाल दे दूं। आप कॉलेज में एंटर हो रहे थे, तो कॉलेज में जब आप एंटर हो रहे थे, आपने सब्जेक्ट की फीस 20,000 अपनी जगह जमा कराई हुई है, वो अलग चीज है। प्रिंसिपल साहब सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह देने लगे थे, या कैशियर सिक्योरिटी गार्ड को उसकी तनख्वाह देने लगा था। आपने प्रिंसिपल साहब को कहा सर प्लीज इस महीने जरा मेरी तरफ से सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह मैं दे देता हूं। अब ये कॉलेज की जिम्मेदारी है खर्चे बर्दाश्त करना, लेकिन वो जिम्मेदारी आपने उठा ली। सिमिलरली वापस आ जाए इमरान खान वाली मिसाल में, अब ये खर्चे साले करना किसकी जिम्मेदारी है? इमरान खान की। लेकिन वो जिम्मेदारी किसने उठा ली? किराएदार ने। क्या इमरान खान को खुशी होगी? खुशी होगी इस बात की। क्या प्रिंसिपल साहब को भी खुशी होगी कि आप सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दे रहे हैं तो प्रिंसिपल साहब का खर्चा बच रहा है? क्या ये खुशी होगी? ये जो खुशी है इसमें शहबाज शरीफ का भी हिस्सा बनता है। जाहिर बात है, अगर इमरान खान खुश हो रहे हैं, इमरान खान को आप सर आसिफ से सिर्फ किराया आ रहे हैं या इंश्योरेंस प्रीमियम भी बच रहे हैं? अब इमरान खान को दो फायदे आ रहे हैं, अब कॉलेज वालों को आपसे दो फायदे आ रहे हैं, फीस भी आ रही है और सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ी। तो इमरान खान को कितने फायदे हो रहे हैं? इमरान खान को दो फायदे हो रहे हैं। नंबर वन, एक तो इमरान खान को हर महीने सर आसिफ किराया दे रहे हैं, और साल में एक दफा जो इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कराना होता है इमरान खान ने, वो भी सर आसिफ जमा करवा रहे हैं। इस तरह की कोई बात लिखी हुई है यहां पे? ये जरा पर्दे के नीचे झांक के देखें प्लीज। एग्रीमेंट विद किराएदार प्रोवाइड दैट, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है दैट किराएदार विल पे। इमरान खान नहीं देगा, मालिक मकान नहीं देगा, दैट किराएदार शुड पे द। क्या आप मुझे बताएं ये ब्रैकेट वाली लाइन कभी किसी खर्चे के साथ लिखी हुई थी? इसका मतलब लिखें ये खर्चा किराएदार बर्दाश्त कर रहा है। वैसे खर्चे बर्दाश्त किसने करने होते हैं? मालिक मकान ने। ये खर्चा किराएदार बर्दाश्त कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं अगर कोई हमारा खर्चा कोई और बर्दाश्त कर ले तो हमें खुशी होती है? उस खुशी को कहां डालना चाहिए? इनकम में। खुशी को कहां डालना चाहिए? बेनिफिट एक मिला है, बेनिफिट मिला हमें। कितने का बेनिफिट मिला है? 100 का खर्चा हमारा बच गया है, तो इसको मैं किस में डाल रहा हूं? मालिक मकान को ये खुशी होगी। कॉलेज वाले इनकम में 20,000 रुपए भी डालेंगे जो आपसे फीस आई, और जो आपसे और पैसे आए मुफ्त में वो भी इनकम में डालेंगे। समझ आ रही है बात की? दो फायदे अब आप दे रहे हैं ना कॉलेज वालों को, 20,000 फीस भी दे रहे हैं सब्जेक्ट पढ़ने की और एक और पैसे भी दे रहे हैं। अब बता दें टोटल कितना हो गया? 2,000। रिपेयर अलाउंस निकाल लें, कितना? 400, 1600। चलें जी, सोल्यूशन मुकम्मल हुआ। जी 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 मैं वो खुद ही लूंगा। सवाल आप लोगों के आएंगे, ये 100 को ऐड भी किया, लेस भी किया, कुछ इस तरह के सवाल आपके आने शुरू होंगे, वो मैं खुद ही लेता हूं सवाल। अच्छा जी, अब इस बात पर हम 4 से 5 मिनट और लगाने लगे हैं। ये जो मैंने आपके सामने 1 लाख रुपए वाली बात की है, पहले आप जरा देखिएगा इसको पेपर में टैकल कैसे करना है। 1400 आ रहा है, 1400। अच्छा, पहले आप देखिएगा इसको पेपर में टैकल कैसे करना है। ये खर्चा जिसको मैंने सर्कल में लिया है, ये खर्चा करना किसकी जिम्मेदारी है? मालिक मकान की। तो ये इसकी नेचर भी खर्चा ही है। तो ये लाइन जो मैंने आपके सामने लगाई है, इस लाइन को पढ़ के हम इसको पेपर में खर्चे में लिख दिया करेंगे, जिस तरह सारे खर्चों को खर्चों में लिखते हैं, इसको खर्चे में लिख दिया करेंगे लाइन पढ़ के। अगर खुदा ना खासा ब्रैकेट में कोई आगे लाइन लगी हुई, तो उस लाइन की वजह से इसको ओनर की नजर में खुशी समझा करेंगे और खुशी समझ के इसको इनकम में भी लिख दिया करेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर वाली बात है उसकी वजह से मैंने इसको प्लस किया लाख रुपए को,
और जो ब्रैकेट के बाहर वाली बात है, टैक्सेस तो खर्चा होते हैं, उसका मैंने इधर क्या किया, माइनस किया। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर स्टिल यू आर हैविंग कंफ्यूजन कि इसको ऐड भी किया लेस भी किया तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, फायदा क्या हुआ? नहीं, प्रेजेंटेशन के लिए आपने करना है, जरूर ऐसा करना मस्ट है। और तीसरी और आखिरी बात, आप मुझे अगर जनरल एंट्री बता देंगे ना बात की, तो वैसे ही समझ आ जाएगी। पेपर में तो क्या करना है, मैंने आसान सी आपको बात कर दी है, खर्चा है तो माइनस कर दें, और अगर खर्चा किराएदार बर्दाश्त कर ले तो साथ एक और काम करें, ऐड भी कर दें। अब आप मुझे बताएं, जब कॉलेज वाले सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह पे करने लगेंगे और आप वो पैसे दे देंगे सिक्योरिटी गार्ड को, तो कॉलेज वाले क्या जर्नल एंट्री करेंगे? सबको जरा सोचने दें, कुछ ने सही बता दिया इधर, सबको जरा सोचने दें, कॉलेज वाले क्या जर्नल एंट्री करेंगे? माशाल्लाह आपकी काउंटिंग है अच्छी इतनी। कॉलेज वालों ने सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह दी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट। पिछले महीने जब सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह दी होगी तो कॉलेज वालों ने कैश क्रेडिट किया होगा, उससे पिछले महीने जब सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह दी होगी कॉलेज वालों ने कैश क्रेडिट किया होगा। लेकिन अभी क्या कॉलेज वाले कैश क्रेडिट करें या कॉलेज वालों की जेब से पैसे नहीं जा रहे? इसका मतलब है जैसे ही सैलरी एक्सपेंस अकाउंटेंट ने डेबिट किया तो प्रिंसिपल साहब ने उसे कहा कैश क्रेडिट ना करना, एक खुशी रिकॉर्ड कर लो, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और इनकम। अब इस एंट्री को अगर मैं पोस्ट करना चाहूं तो खर्चा ये आ गया, बुक हो गया, और इनकम ये बुक हो गई। दो तीन तरीके से मैंने कोशिश की आपको समझाने की, जो भी याद रहे आपको। तो ये जनरल एंट्रीज की बनती है। ये जनरल एंट्री कब होगी? जब कोई हमारा खर्चा बियर करे, जब कोई हमारा खर्चा बियर करे, वरना तो एंट्री एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होती है। तो ये एंट्री देख लें, ये खर्चा बुक हो गया और ये इनकम बुक हो गई। किसकी? नहीं, उसका तो अपना खर्चा होगा, उसकी नजर में तो ये 2000 पूरा खर्चा होगा, तो पे कर दिया। अच्छा, अब उर्दू में ये बात लिख लें, अगर कोई खर्चा किराएदार पे कर दे, आगे खुद ही लिख लें फिर क्या करना है, अगर कोई खर्चा किराएदार पे कर दे, लिख लो यार ये उर्दू में लिख लिया, अगर कोई खर्चा किराएदार पे कर दे तो ये आपने ऐड भी करना है और लेस भी करना है। तो ये ऐड भी करना है और लेस भी करना है। वजह बता दें, लेस इसलिए करना है कि खर्चा है, ऐड इसलिए करना है कि ये बचत है आपकी जेब से नहीं गया ये खर्चा। कर सकते हैं आप। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाए आप। क्वेश्चन नंबर 9, कल गुजार लेंगे 1.5 घंटा एक एक चैप्टर के साथ। एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, दूसरा शुरू कर दिया, दूसरा पढ़ते बोर हो गए, तीसरा शुरू कर दिया, तीसरा खत्म हुआ तो टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, फिर 1 शुरू कर दी। इस तरह फिर वक्त गुजर जाता है, पता नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर अमीरुद्दीन हैज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड एन ऑफिस कॉम्प्लेक्स फॉर द पर्पज ऑफ लेटिंग आउट, किराए पे देने के लिए। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कौन सी इनकम होगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एज पर द टर्म्स ऑफ एंड कंडीशंस अमीरुद्दीन इज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ साइनिंग अमाउंट। अच्छा, आगे ना पढ़िएगा जरा, नीचे जरा देखें, साइनिंग अमाउंट के साथ उसने ब्रैकेट में क्या लिखा है? तो ये बहुत पुराना नाम है साइनिंग अमाउंट का, वो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का, जो उसने 2003 में इस्तेमाल किया था और 20 साल हो गए उसने फिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। तो साइनिंग अमाउंट बता दें किसका एक नाम है? नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का एक और नाम है, वो जो सिक्योरिटी सी आप लेते हैं जिस वक्त घर किराए पे देते हैं। तो जब आप घर किराए पे देते हैं तो किराया भी लेते हैं और एक नॉन एडजस्टेबल अमाउंट भी लेते हैं। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट क्या होती है? इसकी वजह से किराया एडजस्ट नहीं होता। यानी अगर वो आपको याद है पहले दिन पुराने किराएदार से 6 लाख मिला था और नए किराएदार से 9 लाख रुपया मिला था, तो जो पुराने किराएदार से 6 लाख मिला था उसकी वजह से क्या हमने किराए को एडजस्ट किया था? अटेंडे में सारे, क्या हमने किराए को एडजस्ट किया था? नहीं, हमने किराए को एडजस्ट नहीं किया था। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। अच्छा, 20 साल पहले इसने एक अजीब सी बोंगी मारी थी, उसके बाद आज तक नहीं इसने मारी बोंगी। किताब में सवाल मैंने इसलिए रखा हुआ है कि आईकैप ने अपनी किताब में शायद रखा हुआ है सवाल, इसलिए 20 साल पहले उसने एक बोंगी मारी थी। ये बोंगी है जो मैंने छुपाई हुई है, और ये अमाउंट उसने कहा था नॉन रिफंडेबल है। हालांकि आपको पता है ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल नहीं होती, ये नॉन रिफंडेबल है अमाउंट। उसने लिखा हुआ ये अमाउंट क्या है? नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल का मतलब ये है कि जब पुराना किराएदार वापस जाएगा तो उसको हम 6 लाख रुपया वापस नहीं करेंगे। हालांकि उधर हमने सेक्शन 16 में पढ़ा था कि पुराने किराएदार को रिफंड हो जाती है और फिर नए किराएदार से आ जाती है, और जब नया किराएदार जाएगा उसको भी वो अमाउंट रिफंड हो जाएगी। तो अब नॉन रिफंडेबल की टैक्सेशन लॉ ने तो नहीं बताई हुई, तो जहां पे लॉ ने ना बताया हो वहां पे लोग अपनी अपनी राय कायम करते हैं। तो हमने पेपर में क्या करना है वो लिख लें, अगर
नॉन एडजस्टेबल अमाउंट नॉन रिफंडेबल हुई तो भी 10 से ही डिवाइड कर दीजिएगा। अगर नॉन एडजस्टेबल अमाउंट नॉन रिफंडेबल हुई, अगर नॉन एडजस्टेबल अमाउंट नॉन रिफंडेबल हुई तो भी 10 से ही डिवाइड कर दीजिएगा। चलें जी, तो आज तक नॉन एडजस्टेबल अमाउंट क्या होती थी? अच्छा, नॉन एडजस्टेबल क्या होता है? नॉन एडजस्टेबल का मतलब बता दें। नॉन एडजस्टेबल ये होता है कि किराए से एडजस्ट नहीं होना, वो तो बात अपनी जगह है, और एक मुश्किल सा नाम इसका साइनिंग अमाउंट है। और नॉन एडजस्टेबल अमाउंट आमतौर पे रिफंडेबल होती है, लेकिन इस अजीब सवाल में तो नॉन रिफंडेबल होने में भी ट्रीटमेंट इसकी सेम रहेगी। चले आगे मूव करें जी। ये पता नहीं क्यों खुल रहा है बार बार। अच्छा, मुझे ये बताएं, इनकम प्रॉपर्टी में एक लाइन पड़ी थी, मैं आपको खोल के दिखा रहा हूं, शायद आपको याद आ जाए। इनकम प्रॉपर्टी में कौन सा वाला रेंट इनकम में जाता है? रिसीव्ड या रिसीवेबल या दोनों? रिसीव भी जाता है और रिसीवेबल भी जाता है। रेंट फॉर द ईयर ऑलरेडी रिसीव्ड कितने जी? 1150। रेंट फॉर द ईयर ड्यू, रेंट फॉर द ईयर ड्यू, ये इंशाल्लाह मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा इसका क्या करना है। रेंट फॉर द ईयर ड्यू, ड्यू का क्या मतलब होता है? रिसीवेबल। अगर मुझे मिलने हैं पैसे तो ड्यू का मतलब रिसीवेबल है, और अगर मैंने देने हैं तो ड्यू का मतलब पेबल है। तो रेंट फॉर द ईयर ड्यू, ड्यू कितने? 50। और साइनिंग अमाउंट कितनी है? 1 लाख। अब मुझे बताएं रेंट इनकम में कितना डालेंगे? 1150 रिसीव्ड वाला और 50 रिसीवेबल, ये इनकम में डालेंगे। ब्लैक वाली बात इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा कल डिटेल से। और साइनिंग अमाउंट को 1 लाख पूरा डालेंगे या 1 लाख को 10 से डिवाइड करके? अब ये मैंने दूसरी क्लास में नोट किया हुआ था, ऑब्वियसली अभी थोड़ा टाइम नहीं है तो मैं आपको बस एज इट इज दिखा रहा हूं जी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रुपीज इन 1000, देख लें पहले। ये ढूंढे फिगर 1150, ये भी रेंट हो गया, 50 भी रेंट हो गया, ये रिसीव्ड हो गई और ये रिसीवेबल हो गई। ब्लैक के अंदर जो लाइन छुपाई है वो इंशाल्लाह कल। और नॉन एडजस्टेबल अमाउंट कितनी है? 1 लाख रुपए है। 1 लाख को मैंने 100 लिखा है, और 100 को किससे डिवाइड कर दिया? 10 से। तो क्या जवाब आ गया? 10। नोट कर लें यहाँ तक, बस बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक नोट कर लें। साथ वाले को ले ली टेस्ट रूम में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बंद कर देंगे।